नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। 126 से 129 तक का बंच हमने पढ़ा था। वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता था और लीगल एस्पेक्ट से आप क्लाइंट और एडवोकेट के बीच या क्लाइंट या उसके लीगल एडवाइजर के बीच जो कुछ कम्युनिकेशन हुई उसको रिलेवेंट होते हुए भी प्रिविलेज देता था कि इसको एविडेंस में नहीं दिया जा सकता, परमिटेड नहीं करता था, ठीक है, एविडेंस के रूप में। 130 31 डॉक्यूमेंट एज ए पार्टी नहीं होते हुए क्या विटनेस से किसी डॉक्यूमेंट को मंगाया जा सकता है? 130 31 उसके बारे में बात करेंगे। 132 हम 148 के साथ इसको लिंक करके पढ़ते हैं 132 को। और 132 बात करती है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिनके उत्तर उसको अपराध में फंसा सकते हैं, क्या देना कंपलसरी है, क्या कोर्ट उनको कंपेल कर सकता है, विवश कर सकता है ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। और 133 की चर्चा हम पहले भी कर चुके थे कि वो हमें 118 19 20 कौन कंपिटेंट विटनेस होता है, उसके साथ हमने 133 के बारे में बात करी थी। तो आज 130 से 134 वाला बंच पढ़ते हैं, ठीक है। 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है, क्या बात कर रहा है? ऐसा कोई पार्टी, ऐसा कोई विटनेस जो पार्टी नहीं है, क्या वो हक विलेख जो उसके पास टाइटल डीड्स है उनको पेश करने के लिए बाउंड हुआ है क्या, उस पर ये बात कर रहा है। तो कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, आप विटनेस हो पर उस वाद जिन लोगों के बीच चल रहा है उसकी पार्टी नहीं हो आप, तो कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है किसी संपत्ति संबंधित हक विलेखों को या ऐसी किसी दस्तावेज को, या तो संपत्ति संबंधित टाइटल डीड्स को या कोई ऐसी दस्तावेज जिसके बल पर वह गिरवीदार है, बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है, या तो उसने गिरवीदार और बंधकदार के रूप में वो दो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खुद के पास है। जैसे आप किसी की संपत्ति गिरवी रखते हो तो आप संपत्ति के रूप में भोग बंधक हो तो विद संपत्ति कागज सहित आप संपत्ति का भोग भी करते हो, उसका यूज भी करते हो, पर आप साधारण बंधक हो तो केवल संपत्ति के कागज रखते हो। तो कोई दस्तावेज जो या तो गिरवीदार या बंधकदार के रूप में आपके पास है उस संपत्ति से संबंधित जिसको धारण किए हुए, या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाए। तो सीधी सी बात है कि किसी विटनेस को उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित टाइटल डीड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बंधकदार के नाते, गिरवीदार के नाते वो धारण करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज जिसके पेश करने से वो अपराध में फंस सकता है, उसको पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट बात करता है कि जो व्यक्ति पार्टी नहीं है, केवल और केवल विटनेस है, उसको संपत्ति से संबंधित हक विलेखों को पेश करने के लिए कोई दस्तावेज जो बंधकदार होने के नाते उसके पास है या गिरवीदार होने के नाते संपत्ति से संबंधित दस्तावेज किसी के पास है, या कोई दस्तावेज जो उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो यहां नोट कंपेल की बात कर रहा है कि कोई भी पार्टी को कंपेल नहीं करेंगे कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश करे, टाइटल डीड पेश करे जो उसको क्या कर सकती है, क्रिमिनलेट कर सकती है। अब पढ़ना अपवाद वाली बात, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों का पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ, जब तक कि उसने ऐसे डॉक्यूमेंट को पेश करने की इच्छा रखा, जो पेश कराना चाहता है उसकी इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ, इच्छा का मतलब होता है चाहत, तो जब तक कि उसने ऐसे डॉक्यूमेंट के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, ठीक है, उसे पेश करने का लिखित करार न कर लिया। अब देखो मैं समझाता हूं इसको क्या होता है। ये आप ए नामक व्यक्ति हो, आपको नीड है मनी की, पैसे की आपको नीड है, और आपके पास है एक प्रॉपर्टी। आप मेरे पास आए कि ये प्रॉपर्टी मेरे को पैसे चाहिए, मैंने कहा यार पैसे तो लेने के बाद व्यवहार ही खराब होता है क्योंकि पैसे कोई समय पे नहीं चुकाता। क्या आप ऐसा कर सकते हो
कि मेरे को मॉर्गेज कर दो ये प्रॉपर्टी, मॉर्गेज करोगे तो मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लूंगा, डॉक्यूमेंट मेरे पास होंगे तो ही मॉर्गेज होगा, या अगर गोल्ड होता तो मैं इसको गिरवी रख लेता। तो मैंने कहा मॉर्गेज कर दो, तो ये मैं बी हूं, मेरे पास इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली। अब इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किसके पास आ गए? मेरे पास। अब कार्रवाई चल रही है सी और ए के बीच में, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो क्या मुझे एज ए विटनेस बुला के कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कंपेल किया जा सकता है क्या? 130 इसी के संबंध में बात करते, क्योंकि मैं बी हूं, मैं यहां पार्टी नहीं हूं। क्या हूं? बी, विटनेस हूं, और विटनेस होने के नाते मुझे यहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट जो या तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स हैं, या वो डॉक्यूमेंट मैं किस आधार पर धारण कर रहा हूं? मॉर्गेजी होने के कारण। मॉर्गेज किया है तो मैं हो गया मॉर्गेजी, मॉर्गेजी होने के कारण वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, या फिर मैंने गिरवीदार होने के नाते वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो मुझसे अपराध की प्रवृत्ति में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है। कोई भी ऐसा जिसमें फोर्जरी हो रहा हो डॉक्यूमेंट में, तो ऐसा डॉक्यूमेंट अगर मैं विटनेस हूं तो मुझे कोर्ट पेश करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। तो यहां पर बात क्या करता है कि नॉट कंपेल। क्यों? क्योंकि मैं विटनेस हूं और विटनेस को ऐसे कंपेल नहीं किया जा सकता। बट अब ये व्यक्ति है, ये चाहता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट है वो मैं पेश करूं, तो फिर इसको पहले से मेरे साथ रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा जब ये मॉर्गेज करेगा, कि जब मुझे इस डॉक्यूमेंट की कोर्ट में जरूरत पड़ेगी तो आपको लेके आना होगा। तो ए ने जब मेरे पास मॉर्गेज किया, ये पेश कराना चाहता है और इसी ने डॉक्यूमेंट मुझे मॉर्गेज करके रखे हैं, तो ए को मॉर्गेज करते समय मेरे साथ क्या करना होगा? रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा कि जब भी मैं कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट मंगाऊंगा आपको पेश करने होंगे। तो जब तक विलेख पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, ए का कोई बेटा भी होता अगर डी नामक, तो डी भी क्या करता? मेरे से डॉक्यूमेंट के लिए अगर उनका रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसे पेश करने का लिखित करार नहीं कर लिया है तो मुझे विवश नहीं किया जा सकता। अगर ए ने मेरे साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था डॉक्यूमेंट पेश करने का, तो मेरे से वो डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में पेश नहीं करवाए जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं विटनेस हूं और विटनेस को आप कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नीचे के इलस्ट्रेशन से मैंने आपको क्लियर किया है और मुझे लगता है कि समझ में भी आ गया होगा। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। तो नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी shall be compelled to produce his title deed to any property, any document in virtue of which any property is pledge or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate या criminate, unless he is agree in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through whom he claim। तो या तो वो पर्सन, जो पर्सन उसको प्रोड्यूस कराना चाहता है उसको रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा, या ऐसा पर्सन जो उस पर्सन के थ्रू जिसने मेरे साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया था उसके थ्रू वो क्लेम करता है, तो वो क्लेम करने वाला पर्सन भी पेश करा सकता है अगर रिटर्न एग्रीमेंट था उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पेश करने के लिए। तो 130 में साक्षी को किसी भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि जो व्यक्ति कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट पेश करवाना चाहता है उसका विटनेस के साथ रिटर्न एग्रीमेंट ना हो। क्लियर? 131 ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना जिसका कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उस पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसका पोजीशन होता तो पेश करने से इनकार कर सकता था। पढ़ते हैं क्या बात कहती है ये धारा कि कोई भी व्यक्ति
अपने कब्जे में ऐसे दस्तावेज या नियंत्रण वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए, जिसको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति यदि वह उस पर कब्जा और नियंत्रण में होता तो पेश करने से इनकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यदि आपके कब्जे में होता तो आप एविडेंस के किसी भी प्रोविजन के अनुसार उसको पेश करने से इनकार कर सकते थे। तो वो अगर मेरे कब्जे में भी आपने वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया तो मैं भी उसको पेश करने से इनकार कर सकता हूं, जब तक कि आपने वो डॉक्यूमेंट पेश करने की सहमति नहीं दे दी। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो आपकी पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। एक चीज लेते हैं कि आपका डीएनए टेस्ट हुआ किसी भी समय किसी भी वाद में, और उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट डिसाइड करती है कि आपके पिताजी कौन थे, क्योंकि माता तो हमेशा निश्चित होती है, जिसके कोख से हमने जन्म लिया वो निश्चित है कि वो हमारी माता है। पिता को लेकर विवाद है, और पिता को लेकर विवाद है तो उसके लिए हमारे एविडेंस में सेक्शन बना रखा 112 फेटर्निटी डिसाइड करने के लिए कि पेटर्निटी क्या होगी। तो अब आपकी कब किसी समय डीएनए टेस्ट हुआ है, उस डीएनए टेस्ट के आधार पर यह फाइनल हुआ है कि ये व्यक्ति आपके पिताजी थे, ठीक है। अब चाहे वो तलाक, मम्मी की तलाक की अवस्था में आपका जन्म हुआ था, बाद में डीएनए टेस्ट कराना पड़ा, किसी भी मामले में हो जाता। मैं एनडी तिवारी केस की बात करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी महोदय, उनका अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रहे और उन संबंध से एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़के ने दावा कर दिया बाद में, कभी जब वो मेच्योर हो गया तो उसकी पत्नी थी एस पर रहे, बाद में उस लड़के ने सुसाइड भी किया, तो उसने दावा कर दिया कि मैं एनडी तिवारी का बेटा हूं और एनडी तिवारी की पूरी प्रॉपर्टी का हकदार हूं मैं। तो वो डिसाइड हुआ, कोर्ट ने कहा कि ये मामला काफी संगीन है और इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और वो डीएनए टेस्ट के बाद एनडी तिवारी का बेटा घोषित हुआ और एनडी तिवारी ने भी कबूल किया कि ये मेरा बेटा है। तो वो डीएनए रिपोर्ट अभी तो कोर्ट में आ चुकी थी, सब कुछ डिसाइड हो चुका था। आप विदाउट कोर्ट बात करो, पर्सनली भी आप कह दो कि आप, मैं डीएनए टेस्ट करा रही हूं कि आप ही पिता हो, वो कहता है डीएनए टेस्ट करा लो, अगर मैं ही पिता निकला इसका तो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊं। ये एक डीएनए टेस्ट के थ्रू आप पति पत्नी में या वो व्यक्ति जिसके साथ आपके संबंध है उसमें एक कॉमन सी कंसेंट होगी, और उस डीएनए टेस्ट से क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति है जो ए नामक व्यक्ति है, ये पिता है। अब उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट फ्यूचर में क्या किया आपने, मेरे को दे दी कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को पता लग गया कि मैं ये व्यक्ति मेरे पिता है तो काफी समाज में इशू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पिता के नाम पे उनका नाम है और उसी समाज का मैं लड़का माना जाता हूं। अब अगर पता लग गया कि मैं इस व्यक्ति का बेटा हूं तो काफी इशू हो जाएगा, पारिवारिक ताने बाने बिखर जाएंगे, जिसके लिए धारा 112 बनाएंगे। आपने वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मुझे दे दी, ठीक है, मैंने वो डॉक्यूमेंट अपना लॉकर में रख दिया। अब कोर्ट में कोई मामला चलता है और कोर्ट कहता है कि आपने किसी समय डीएनए टेस्ट कराया था और वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में लेके आओ। तो अगर आप उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने से इनकार कर सकते थे, आपके पास अधिकार था कि आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने से इनकार कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि आप वहां विटनेस हो, विटनेस की हैसियत में आपको नहीं पेश करना था। पर अगर आप पार्टी होते तो आपको वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए विवश भी किया जा सकता था। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पेश करने से इनकार कर सकते हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपने मेरे पास रख दिया तो मैं भी उस डॉक्यूमेंट को पेश करने से इनकार कर सकता हूं। ये धारा 131 कहती है। दोबारा पढ़ाता हूं आपको, क्या कहती है। कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में ऐसे दस्तावेज या अपने नियंत्रण वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने से, जिसको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे और नियंत्रण में होता तो पेश करने से इनकार करने का हकदार होता, उसको विवश नहीं किया जाएगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने से इनकार करने के हकदार होते उस डीएनए को, तो वो डॉक्यूमेंट आपने मेरे पास रख दिया तो मुझे भी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट पेश करने के लिए विवश नहीं कर सकता, क्योंकि आपको नहीं कर सकता, आपका डॉक्यूमेंट है, तो मुझे भी नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उसे पेश करने के लिए सहमति नहीं दे देता।
जब कौन सा व्यक्ति, जिस व्यक्ति से संबंधित वो रिपोर्ट है वो उसे पेश करने के लिए सम्मति नहीं दे देता है, तब तक उसको पेश करने के लिए मुझे विवश नहीं किया जाएगा। अब आप खुद ही कह देते हो कि हाँ डॉक्यूमेंट पेश, कोर्ट में आप सम्मति दे देते हो कि वो मंगा लो, कोई इशू नहीं है। जब आपने सम्मति दे दी तो मुझे क्या इशू है, मैंने भी डीएनए रिपोर्ट निकाल के दे दी कि लोकर से ये पकड़िए आपकी डीएनए रिपोर्ट, कोर्ट में पेश कर दी। तो यहाँ 131 क्लियरली मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स which another person having possession could refuse to production of document or electronic record which another person having possession could refuse to produce. No one shall be compelled to produce document in his possession or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were इन हिज पोजीशन और कंट्रोल। यदि वो डॉक्यूमेंट डीएनए रिपोर्ट आज आपकी पोजीशन और कंट्रोल में होती और तो आप उसको पेश करने से रिफ्यूज कर सकते थे, तो वो मेरी पोजीशन में है तो मैं भी उसको, मुझे भी कंपेल कोर्ट नहीं कर सकता उसको पेश करने के लिए। कब तक? अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन, जब तक कि ऐसा लास्ट मेंशन पर्सन है जो व्यक्ति उसको रिफ्यूज कर सकता था वो ऐसी कंसेंट नहीं दे देता, तब तक आपको पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। 132 इसको हमें 148 के साथ पढ़ना चाहिए, पर बड़ा अजीब सा ये सिलेबस बनाया है इन्होंने। पटानिक एविडेंस का चैप्टर उठा लिया, रिलेवेंसी का उठा लिया, क्योंकि एपीओ का काम है। बाकी सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर एक दो धाराएं जो एक दूसरे से जुड़ी है उनको ले लेना। अभी 133 पढ़ेंगे तो 114 बी भी पढ़ना पड़ेगा। 132 के साथ हमें 148 होगी धारा, उसको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस आधार पर कि उत्तर किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से सम्य नहीं होगा। आप यह कह के किसी प्रश्न का उत्तर देने से कोर्ट में मना नहीं कर सकते। आप विटनेस हो, आपको कोर्ट में बुलाया, आपसे कोर्ट ने प्रश्न पूछा, तो आप विटनेस होने के नाते यह कहकर कि इसका उत्तर अगर मैं दूंगा तो मुझे अपराध में, किसी अपराध के लिए मेरा ट्रायल हो सकता है, ये आंसर मुझे अपराध में फंसा देगा, ये कहने से आप उत्तर देने से माफी नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट उत्तर देने के लिए विवश करेगा। 132 क्या कहता है? आपको इस आधार पर माफी नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको अपराध में फंसाएगा, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। इसके साथ 148 इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किन प्रश्नों का उत्तर देना है, किसका नहीं देना। वह कोर्ट चीजें वहां 148 में डिसाइड करता है कि किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और किन के नहीं देने। तो रीड विद 148 148 ये ना देख लेता हूं मैं, 148 थी या 147 थी, हाँ 148 ही है, ठीक है, कि कोर्ट विनिश्चित करता है। 147 में तो 132 का जिक्र कर रखा है, फिर 148 में कोर्ट की बता रखी कि कोर्ट किस आधार पर विनिश्चित करेगा। तो आपको यहाँ 148 के साथ 147 48 दोनों ही पढ़ लेना, ठीक है, रीड कर लेना एक बार। बाकी वो कोर्ट का काम है, इसलिए इसमें सिलेबस में दिया नहीं, पर रीड विद है तो मेंस के अकॉर्डिंग या प्री के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेवेंसी बना सकता है, देख लेना है। इंटरकनेक्ट धाराएं पूछी जा सकती है ना, ऐसा सिलेबस पे फिक्स सिलेबस ही आएगा ये तो ठीक है, पर कोई धारा इंटरकनेक्ट है तो हो सकता है एक धारा पे जा सकता है। 70 में से एक आध क्वेश्चन सिलेबस से आउट भी आ सकता है, इसको लेकर आप दिमाग में लेके चलना। इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, कोई भी साक्षी उत्तर देने से माफ नहीं किया जाएगा। सम्य नहीं होगा मतलब माफ नहीं किया जाएगा, माफी नहीं होगी। कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई में विवादक विषय से संगत किसी प्रश्न के बारे में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस आधार पर सम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा। तो कोई भी साक्षी किसी वाद में, किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलेवेंट फैक्ट इन इश्यू से रिलेवेंट
किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रश्न पूछे जाने से उसका उत्तर देने से इस आधार पर माफी नहीं होगी कि उस प्रश्न का उत्तर आपको अपराध में फंसा सकता है, या उस प्रश्न की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति होगी। या तो उस प्रश्न का उत्तर आपको अपराध में फंसाएगा, या उस प्रश्न की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो आपको अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंसाएगा। जैसे आपसे पूछता है कि उस दिन रात को 2 बजे मर्डर हुआ था, तो आप क्या घटना स्थल पे नहीं थे? अब जैसे आप कहोगे थे, तो ये कहीं ना कहीं रात को 2 बजे आप अपराध की घटना स्थल पे इन्वॉल्व है। फिर आपसे पूछेगा क्या आपने इनको बचाने का प्रयास किया? आप कहोगे कि मैंने नहीं किया। नहीं किया तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपराध को सपोर्ट कर रहे थे, आपकी मिली भगत थी। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसका उत्तर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, या उत्तर उसको ऐसे अपराध में फंसाएगा, या ऐसे साक्षी को किसी किस्म की साफ्ती या संपरण के में उच्चारण करेगा। ये संपरण है, ठीक है, देख लेना, थोड़ा बहुत टाइपिंग का इश्यू रह जाता है। तो ऐसे साक्षी पर किसी प्रकार की पेनल्टी लगा सकता है, या कोई भी उसकी प्रॉपर्टी का संपरण कर सकता है। संपरण फोरफिट होता है, गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी चली जाती है। फोरफिट ही होता है क्या? पेनल्टी और फोरफिचर, ठीक है। या तो संपत्ति किसी भी किस्म की साफ्ती या संपरण में उच्चन करेगा, या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उच्चन करने की होगी। उच्चन करने का मतलब फंसाना, या तो साफ्ती की तरफ आपको ले जाएगा, साफ्ती लगवा देगा, या संपरण के लिए ले जाएगा। तो आप किसी भी वाद में, सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई में, विवादक विषय से रिलेवेंट किसी भी विषय के बारे में कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से माप नहीं किए जा सकते, इस आधार पर कि ऐसे प्रश्न का उत्तर आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रश्न का उत्तर सर मुझे अपराध में फंसा देगा इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। आपको उत्तर देना ही होगा, माफी नहीं मिलेगी उत्तर देने से। या उसका उत्तर आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध में फंसाता है, या वह कोई ऐसे साक्षी को किसी किस्म की साफ्ती या संपरण के लिए उच्चन करता है, या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उच्चन करने की है। तो नोट, ये 132 धारा वहां लागू हो जाती है, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। तो 132 में जो विटनेस होता है उसके लिए डायरेक्ट एक शब्द यूज कर सकते हो, विवशनीय साक्षी। जिसको विवश किया जाएगा उत्तर देने के लिए उसको क्या कहा जाता है? विवशनीय साक्षी, ठीक है। कंपेल्ड विटनेस बोल सकते हो आप इंग्लिश में, ठीक है। परंतु क्या कहता है? परंतु यदि कोई से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, और कोर्ट ने 132 में विवश कर दिया, तो विवश करने के बाद जो उसने उत्तर दिया तो उसके लिए परंतु बना है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा, उस उत्तर के कारण न तो कोई गिरफ्तारी होगी, न ही कोई अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा, ना तो उसको अरेस्ट किया जाएगा उस उत्तर में किसी प्रकार के अपराध के लिए, ना ही किसी प्रोसिक्यूशन कार्यवाही उसके अगेंस्ट की जाएगी, न ही ऐसे उत्तर दे के कारण उस पर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या एविडेंस देने के लिए अभियोजन के सिवाय केवल उस पर क्या झूठा साक्ष्य देने के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है, उसके सिवाय किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग में साबित किया जाएगा। तो ऐसे उत्तर का कोई उपयोग नहीं होगा, ना तो ऐसे उत्तर के कारण उसको गिरफ्तारी की जा सकती है, ना कोई प्रोसिक्यूशन चला सकता है, ना ही किसी दांडिक कार्रवाई में उसका वो स्टेटमेंट काम में ले सकते हो। केवल मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो वहां काम में लिया जा सकता है। कहां होता है मिथ्या साक्ष्य के लिए? आरजीएस मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन था, यहां से आरजीएस मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन था मिथ्या साक्ष्य के लिए, 3 मार्क्स का। 340 से लेकर 350 के बीच में देखना, 344, 45, 46 वहां आपको मिलेगा मिथ्या साक्ष्य के लिए कोर्ट किसी का अभियोजन चलाता है और 3 महीने 500 रुपए या दोनों, 3 महीने या 500 रुपए या दोनों की सजा करता है, ठीक है। तो केवल मिथ्या साक्ष्य के लिए उस एविडेंस के टुकड़े का, उस उत्तर का काम में ले सकते हैं, उसके अलावा कोई
उस स्टेट में उस आंसर के आधार पर कोई अरेस्ट नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं, ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चलाएगी। तो विटनेस नॉट एग्जीक्यूट फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड डेट आंसर विल क्रिमिनेट। तो ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding. Upon the ground that the answer of such question will criminate. इस ग्राउंड पर आप किसी आंसर देने के लिए एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि आंसर आपको, ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको क्रिमिनेट कर सकता है, और मैं टेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, या किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्रिमिनेट करने की टेंडेंसी रखता है, या सच विटनेस और डेट इट विल एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एक्सपोज सच विटनेस टू ए पेनल्टी और फॉर फीचर ऑफ एनी काइंड। ठीक है। प्रोविजो प्रोवाइडेड डेट नो सच आंसर विल ए विटनेस शेल बी कंपेल्ड टू गिव शेल सब्जेक्ट टू हिम एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। ऐसे आंसर के लिए उसका ना तो अरेस्ट होगा ना प्रोसिक्यूशन होगा, और बी प्रूव अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और उसके खिलाफ किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो प्रूव किया जा सकेगा। एक्सेप्शन दे रखा है कि ए प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। अगर उसने ऐसे आंसर के रूप में फॉल्स एविडेंस दिया है तो ऐसे फॉल्स एविडेंस के प्रोसिक्यूशन में उसके अगेंस्ट उस आंसर को एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है। तो केवल उस उत्तर का एक ही उपयोग है कि मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोजन, फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूशन में उसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। 133 को पढ़ने के साथ हमें धारा 114 का बी इलिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। ठीक है, ये कौन सा 114 का बी इलिस्ट्रेशन भी हमें साथ में पढ़ना चाहिए। 133 को हमने 118 19 20 के साथ चर्चा की। 118 19 20 क्या बात करता था? 118 कहता था कौन साक्ष्य दे सके। वहां बता रखा था कि हर व्यक्ति जो प्रश्न को समझता है उत्तर देता है, साक्ष्य दे सके। 119 क्या बात करता था? क्या मूक व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है? जो बोलने में कंपिटेंट नहीं है, क्या वो भी एविडेंस दे सकता है? 119 देता था किसी भी माध्यम से आप अगर उस एविडेंस को डिलीवर कर सकते हो सामने वाले के पास तो आप दे लो, कोई इशू नहीं है, कोर्ट मना नहीं करे। 120 क्या पति पत्नी भी एक दूसरे के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कंपिटेंट विटनेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो 118 19 20 विटनेस की कंपिटेंसी में डील कर रही थी, और उसके साथ मैंने कहा था 133 भी आपको बताएगा कि एक और व्यक्ति कंपिटेंट है विटनेस के रूप में, सह अपराधी। सह अपराधी एकम्प्लिस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति के साथ अपराध में भाग लिया है। अपराध में उसने भाग लिया है। आप किसी घर में चोरी करने गए, आप चोरी करने गए तो चोरी का माल थोड़ा आपको लगा हेवी है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा आप भी चलो ना सर, फ्री तो बैठे हो, संडे है, आप भी चलो हमारे साथ, मैं भी आपके साथ कि चलो चलते हैं, तुम्हारी मदद ही कर दूंगा। मैंने कहा मैं चोरी नहीं करता दो, पर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी मदद के लिए बाइक लेके वहां खड़ा हो जाऊंगा गेट पे, तुम सामान अंदर से चोरी करके ले आना, बाइक पे रख लेना, मैं आपको बाइक पे लेकर वापस आ जाऊंगा। मैं क्या हूं? अपराध में सह अपराधी हूं, एकम्प्लिस हूं। मैंने अपराध में आपको सहयोग किया है, और तो मैं क्या हो गया? अपराध में आपका एकम्प्लिस हो गया। तो क्या सह अपराधी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी हो सकता है? 133 इसकी को क्लियर करती है। 133 क्या कह रही है? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कंपिटेंट विटनेस होगा, और कोई भी दोष सिद्धि, एनी कन्विक्शन, केवल इसलिए इलीगल नहीं होगा कि वह केवल सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर किया। असंपुष्ट उसको कंफर्म नहीं किया, परिसाक्ष्य केवल एक ही व्यक्ति का बिना कंफर्म किए एविडेंस के आधार पर किसी की दोष सिद्धि कर दी, तो वो दोष सिद्धि क्या होगी? अवैध नहीं होगी, वैध मानी जाएगी ऐसी दोष सिद्धि की। तो
एक कंप्लीस क्या होता है? कंपिटेंट विटनेस होता है एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, और कोई भी कन्विक्शन है वो इलीगल नहीं होगी इस आधार पर कि वो जो एक्म्प्लिस की टेस्टी मनी को कोरोबरेट नहीं किया गया था, इस आधार पर कोई भी कन्विक्शन है वो इलीगल नहीं होगा। अब एक मामला उठाता हूं मैं प्रैक्टिकल 133 से, फिर हम 114 बी पर बात करेंगे। 133 से मैंने प्रैक्टिकल मामला उठाया। मैं और मेरे दोस्त एक दोस्त मिलके हम गए बैंक को लूटने। बैंक लूटा हमने, लूट लिया और पैसे लेकर निकल आए। अब पकड़ में आ गया मैं, मुझे कहा कि तेरे को हम समाधान दे देंगे, पार्डन दे देंगे, तू दूसरे व्यक्ति का नाम बता। मैंने कहा मैं दोस्ती में कुर्बान हो जाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। पुलिस ने मार दिए 5-7 दंडे। मैंने कहा बाहर में गई दोस्ती, मैं नाम बता रहा हूं पर मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, मुझे आप सरकारी गवाह बना दो। तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे सह अपराधी तो था ही, मैं कंप्लीट, मुझे गवर्नमेंट विटनेस बना दी। अब क्या मेरे विटनेस के आधार, इसके लिए आप जो ये मैं बातें कर रहा हूं अप्रूवर की, जो गवर्नमेंट विटनेस बनता है, इसके लिए आपको सीआरपीसी के प्रोविजन 306 को पढ़ना होगा, वहां पर आपको सारी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, अपराधी को समाधान, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक का मामला होता है, सीजेएम एमएम किसी भी स्टेज पे दे सकता है, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो या इंक्वायरी हो। और जेएम फर्स्ट केवल ट्रायल और इंक्वायरी पर ही दे सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं दे सकता। 306 पढ़ोगे, वहां काफी कुछ बातें, अच्छी धारा है, पूछ ली जाती थी मेंस में, अभी भी अगर सिलेबस का पार्ट है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने और मेरे दोस्त, मैंने तो अप्रूवर बन गया, मैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने मेरे दोस्त के विरुद्ध मैं आकर कोर्ट में विटनेस देता हूं कि हाँ हाँ हम दोनों ही थे, इस व्यक्ति ये अंदर गया था, मैं भी था, ताला तोड़ा, हमने पैसे निकाले, गाड़ी में रख के आए, मैंने पूरा गवाह दे दिया मेरे सिंगल विटनेस के आधार पर। चाहे क्योंकि अब रात्रि को चोरी हुई थी उस बैंक के अंदर, तो हम दोनों ही थे, जाते सीसीटीवी कैमरे पे तो कागज चिपका दिए, वहां तो रिकॉर्ड हुए नहीं। अब केवल मुझे ही पता है कि क्या हुआ, तो मेरे अकेले के साक्ष्य के को बिना किसी से कोरोबरेट किए भी दोष सिद्धि की जा सकती है मेरे दोस्त की, और वो दोष सिद्धि इलीगल नहीं होगी, ये 133 कहती है। तो एक कंप्लीट एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में कंपिटेंट विटनेस होता है, और कोई भी कन्विक्शन इस आधार पर इलीगल नहीं होगी, अवैध नहीं होगी कि वो सह अपराधी को बिना कोरोबरेट किए, उसके एविडेंस को बिना कोरोबरेट किए ही उसके आधार पर उसको दोष सिद्ध कर दिया, इस कारण वो इलीगल नहीं। पर 114 बी को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 114 बी क्या कहता है? 114 का बी दृष्टांत। 114 है क्या, पहले यहां नीचे थोड़ा सा 114 पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, यहां करते हैं। 114 क्या है? फैक्ट की प्रिजम्पशन। फैक्ट की प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन को कहां पढ़ा था आपने? सेक्शन 4 में। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, और निश्चायक सबूत। तो यहां क्या है? तथ्य की उपधारणा है। तथ्य की उपधारणा कि जैसे ऊपर से एप्पल गिरा है तो नीचे ही गिरा होगा। गंगा नदी साल भर बहती है तो अभी भी बह रही होगी। अब मैं अभी हरिद्वार में नहीं हूं, और एक खबर आती है कि मेरा एक विटनेस हरिद्वार की गंगा नदी में बह गया, जो मेरे मामले में विटनेस था, तो मैं ये प्रिजम्पशन करके चलूंगा कि गंगा नदी साल भर बहने वाली नदी है, और हो सकता है उस नदी में बह गया होगा। मैं ये क्यों मान के चलूंगा कि वो नदी सूखी है? तो ये फैक्ट की प्रिजम्पशन है। इसको आप तोड़ भी सकते हो। आप गंगा नदी का जो नक्शा वाला फोटो होता है विद लाइव लोकेशन फोटो लाके आप सूखा गंगा नदी का फोटो ला सकते हो कि ये देखो, जिस जगह पे हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जहां ये कह रहे हैं कि वो बह गया था, अभी देखो गंगा सूखी हुई है, तो सूखी नदी में कोई कैसे बह सकता है? ये विटनेस को छिपाना चाह रहे हैं, वो बहा नहीं है, उसको गायब किया गया। तो फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है, आप उसको रिबट कर सकते हो किसी भी एविडेंस के द्वारा।
तो 114 क्या है? फैक्ट की प्रेजेंशन। अब 114 का बी दृष्टांत पढ़ते हैं। वो कहता है स अपराधी, स अपराधी एकम्प्लिस, जिसको हम 133 में पढ़ रहे हैं। क्या कहता है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य होता है। सह अपराधी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी अपराध में पार्ट लेके आया था। हो सकता है मैं खुद को बचाने के लिए मेरे साथी को फंसा रहा हूं। तो सह अपराधी विश्वास के अयोग्य होता है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं ली जाती। क्या कह रहा है? तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं कर ली जाती। क्या होता है ये तात्विक विशिष्टियां, संपुष्टि? काफी हिंदी के शब्द है। तात्विक का मतलब उस समय जब घटना घटी थी, विशिष्टियां स्पेशलाइजेशन, कुछ उस समय ऐसे मटेरियल फैक्ट थे, उनको आप कोरोबरेट कीजिए। जैसे मेरा कह रहा हूं कि बैंक के अंदर तो हम दोनों ने घटना की होगी, पर बैंक तक गए तो होंगे, किसी गली से भी गुजरे होंगे, उस गली के सीसीटीवी कैमरा तो बोलेंगे ना कि हम दोनों गए थे। किसी रोड पे से गुजरे होंगे, कोई रात को छत पर आशिक बैठा होगा जो फोन पे बात कर रहा होगा, या आशिक लड़की होगी वो फोन पे बात कर रही होगी, उसने देखा होगा कि ये दो व्यक्ति रात को मुंह पे मास्क बांध के कहां जा रहे हैं। तो आप तात्विक विशिष्टियों से उस घटना की संपुष्टि कीजिए। हो सकता है मेरा दोस्त उस दिन घर पे सो रहा हो और मैंने झूठा ही उसका नाम फंसा दिया हो, और उस घटना में मेरे भाई इन्वॉल्व हो और मैंने भाई को बचाने के लिए अपने दोस्त का नाम ले दिया। समझ रहे हो कि जैसे मेरे साथ बी नामक व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं ए हूं और मेरे साथ बी ने मिलकर अपराध किया, जबकि बी तो उस दिन घर पे सो रहा था रात को। मेरे साथ सी नामक व्यक्ति था, वो मेरा सगा भाई था। अब मुझे तो पुलिस ने पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं? भाई को तो बचाऊंगा ना कि यार मैं तो फंस गया, बड़े भाई को तो बचाए, सगा भाई है वो, घर की जिम्मेदारी वो उठा लेगा, जेल में रहूंगा। तो मैंने भाई को बचाने के लिए बी नामक व्यक्ति को फंसा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, सह अपराधी झूठ भी तो बोल सकता है। तो सह अपराधी 114 बी क्या कहता है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य होता है क्योंकि वो भी अपराधी है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं कर ली जाती, जब तक कि अदर फैक्ट जो घटना के आसपास थे उनसे उस घटना की संपुष्टि नहीं कर ली जाती। मैंने कहा कि बी नामक व्यक्ति ने अपराध किया था, तो इसकी संपुष्टि के लिए 5 और चीजें चेक करो कि कहां से गुजरे थे। इस रास्ते से, उस रास्ते में कोई सीसीटीवी कैमरा पड़ता हो, उस रास्ते के आसपास घर वालों से कि क्या रात को 12 बजे इसको किसी ने गुजरते देखा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं छत पे पढ़ता हूं और मैं रात को 1 बजे के लगभग पढ़ाई को 10 से 1 पढ़ने के बाद 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में कॉफी पीता हुआ छत पर टहलता हूं, तो मैंने इन दोनों को मास्क में जाते देखा था। उस दिन ये रात को 1 बजे मास्क में से उधर से चोरी करके आ रहे थे, तब देखा था इनके पीठ पे दोनों के बैग टंगे हुए थे। तो वो घटना की संपुष्टि कराओ क्योंकि सह अपराधी झूठ बोल सकता है। 114 बी ये कहता है। और 133 क्या कह रहा है कि केवल एक सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर, जिसको आपने किसी भी अदर मटेरियल एविडेंस से कोरोबरेट नहीं किया है, उसी के एक व्यक्ति के आधार पर ही आप दोष सिद्धि कर सकते हो। तो 114 बी और 133 एक दूसरे के विरोध में बात करती है। 133 तो क्या कह रही है कि केवल एक सह अपराधी के साक्ष्य पर अगर आपने दोष सिद्धि कर दी, उस साक्ष्य को कोरोबरेट नहीं किया, संपुष्ट नहीं किया। संपुष्टि मतलब कंफर्मेशन। जैसे मैं कहता हूं कि यही सिलेबस है 118 से लेके 134 तक, और 4 व्यक्ति और कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये तो संपुष्टि हो गई। तो केवल मैंने ही कहा है और किसी ने उसको कंफर्म नहीं किया, तो केवल मेरे विटनेस के आधार पर ही क्या किसी को दोष सिद्ध किया जा सकता है, किसी व्यक्ति का कन्विक्शन किया जा सकता है। 133 कह रहा है कर दो, बिना संपुष्टि के ही सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अगर दोष सिद्धि कर दी तो ऐसी दोष सिद्धि अवैध नहीं होगी। तो ये तो क्या कह रहा है 133, तो एक विटनेस ही काफी है सह अपराधी, उसके आधार पर दोष सिद्ध कर दो भले। बट 114 भी क्या कह रहा है कि सह अपराधी बिल्कुल भी विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो भी अपराधी तो है ही। तो उसकी घटना की जो उसने ब्यौरा दिया है, उसकी आप तात्विक विशिष्टियों से, ऐसे मटेरियल फैक्ट जो उस घटना के आसपास हुए, जो उस घटना को कंफर्म करते हैं,
उसके द्वारा आप उसकी कोरोबरेट करवा लो, संपुष्टि करवा लो। इंग्लिश में पढ़ दूं 114 बी, देयर द accomplice इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मेटेरियल पार्टिकुलर्स। ठीक है, मेटेरियल पार्टिकुलर द्वारा जब तक उसको कोरोबरेट नहीं कर दिया जाता तब तक वो अनवर्थी होता है क्रेडिट का। कौन? एकम्प्लिस। अब दोनों में विवाद हो गया, 114 बी 133 के साथ विवाद करते हैं। इसको पूछा गया एक बार 3 या 4 नंबर की क्वेश्चन में, और अब भी एपीओ में इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। 114 बी और 133 में विरोधाभास है, तो किसको मानना चाहिए? 114 बी को माने, 133 को माने। 133 है लो का रूल। लो का रूल क्या है कि कॉम्पिटेंट विटनेस है 133 में, कौन? एकम्प्लिस। और केवल अगर अकेले एकम्प्लिस का साक्ष्य हो गया, उसको आपने कोरोबरेट नहीं किया, तो उसके आधार पर भी आप दोष सिद्धि कर सकते हो। तो ये कोर्ट को कह रहा है कि कंपिटेंसी एकम्प्लिस की है, पहली बात तो ये कह दी, और एंड लगाकर उसने क्या कहा कि केवल एकम्प्लिस का सिंगल एविडेंस जिसको आपने कोरोबरेट नहीं किया, उसको के आधार पर भी आप किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या? विधि का नियम है, रूल ऑफ लॉ है। ये क्या है? रूल ऑफ लॉ है, विधि का नियम है कि आप केवल एक एकम्प्लिस के आधार के विटनेस के आधार पर दोष सिद्ध कर। जबकि 114 बी के बारे में बात करते हैं, तो 114 बी प्रज्ञा का नियम है। प्रज्ञा मतलब जागरूकता, प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस बोलते हैं क्या आप? 4 में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को, एनी प्रूडेंस मैन, है ना? तो ये प्रज्ञा का नियम है, जागरूकता का नियम है, या सावधानी का नियम है। 114 बी क्या कहती है? सावधानी का नियम बताती है। वो कहती है कि यार एकम्प्लिस का एविडेंस ले रहे हो, वो खुद भी तो अपराधी है, वो झूठ भी तो बोल सकता है, तो आप केवल स अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करने की जगह आप स अपराधी के एविडेंस को आसपास के एविडेंस के आधार पर कोरोबरेट कर लो। तो 114 बी क्या बताता? सावधानी का नियम बताता। और 114 के बारे में मैंने कहा ये तथ्य की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा है। तो तथ्य की उपधारणा फिक्स नहीं होती, तथ्य की उपधारणा एज ए फैक्ट आने पर बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गंगा में कोई व्यक्ति बह गया, ये एविडेंस मेरे कोर्ट में आता है, मैं वहां जज के रूप में काम कर रहा हूं, मेरे सामने एविडेंस दिया जाता है कि वो विटनेस था सर इस मामले में, वो कोर्ट में वो गंगा नदी में बह गया, तो मैं मानूंगा कि गंगा नदी बह ही रही होगी, साल भर बहने वाली नदी है, तो मैं प्रिजम्पशन करके चलूंगा कि वो व्यक्ति बह गया होगा, क्योंकि गंगा, मैं ये तो नहीं करूंगा कि वो बह गया होगा, पर ये व्यक्ति जो एविडेंस दे रहा है ये झूठा नहीं दे रहा कि गंगा नदी साल भर बहती है और उसकी प्रवाह तेज होता है, तो हो सकता है बह गया हो। अब कोई व्यक्ति आकर इस तथ्य की उपधारणा को खारिज कर सकता है, वो वहां का जो जियोटैग फोटो होता है, जियोटैग मतलब किसी लोकेशन के साथ, प्रॉपर लोकेशन के साथ फोटो आता है और वो लाके दिखा सकता है गंगा नदी सूखी, तो तथ्य की उपधारणा को खारिज किया जा सकता है। और तथ्य की उपधारणा केवल सावधानी के संदर्भ में बात करती है। तो 133 तो क्या विधि का नियम है और वो पक्का होता है, पर 133 के साथ हमें 114 बी को भी ध्यान रखना चाहिए। 114 बी कहती है कि क्या दिक्कत आ रही है जज साहब को अगर 2 एविडेंस लेकर एकम्प्लिस के एविडेंस को कोरोबरेट कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है? 120 कह रही है सावधानी रखो, किसी व्यक्ति के जीवन मरण की सजा, आप किसी को कन्विक्ट कर रहे हो, मैंने अपने भाई को बचाने के लिए दोस्त को फंसा दिया, तो मेरे अगर एविडेंस को कोरोबरेट नहीं करोगे तो बेवजह एक व्यक्ति सजा काटेगा जीवन में, तो उसके लिए 114 भी प्रज्ञा का नियम या सावधानी का नियम कहता है कि आप जब भी अपराधी का एविडेंस ले रहे हो तो आसपास के एविडेंस के द्वारा, तात्विक विशिष्टियों के द्वारा उसकी संपुष्टि करवा ले। तो दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। 133 विधि का नियम है जो केवल एकम्प्लिस के विटनेस को
कंपिटेंट बनाता है और उसी के सिंगल सोल विटनेस के आधार पर ही किसी व्यक्ति का कन्विक्शन करने की पावर देता है। किसको? जज को। केवल अपराधी का एक साक्ष्य जिसको संपुष्ट नहीं हुआ उसके आधार पर भी आप दोष सिद्ध कर सकते हो, उस दोष सिद्धि को अवैध नहीं मानेंगे। पर जज को 133 के साथ 114 भी ध्यान रखनी चाहिए कि स अपराधी अपराध में भाग लेता है, वो विश्वास के अयोग्य होता है क्योंकि वो भी अपराधी है, हो सकता है खुद को बचाने के लिए दूसरे को फंसा रहा है, इसलिए तात्विक विशिष्टियों के द्वारा उसकी संपुष्टि कर लेनी चाहिए। 114 भी सावधानी को बताती है, प्रज्ञा के नियम को बताती है कि सह अपराधी के साक्ष्य को कोरोबरेट कर लेने के बाद ही किसी व्यक्ति को सजा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों में विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री पाथ है। 133 को जब भी पढ़ोगे तो 114-20 को साथ में लेकर चलना है। 133 पर कुछ केस और लिख लो। इसका आंसर मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका आंसर, ठीक है। मैं भी टेस्ट में भी दूंगा इस क्वेश्चन को। पहला केस लिखना मदन मोहन वर्सेज पंजाब। (1970) का ये लीडिंग केस है। एकम्प्लिस के स्टेटमेंट को के रिगार्डिंग वही बातें की जाती है कि अपराधी की साक्ष्य में ग्राह्यता से पहले उसकी तात्विक विशिष्टों द्वारा संपुष्टि आवश्यक हो जाती है। तो आप सिर्फ केस को मेंशन कर दो कि ये लीडिंग केस है, निरंजन सिंह वर्सेज पंजाब। निरंजन सिंह वर्सेज पंजाब। (1996) का ये लीडिंग केस था। आर के डालमिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आर के डालमिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ लिख लो, हिंदी में लिख लो भारत संघ। आर के डालमिया वर्सेज भारत संघ का तीनों लीडिंग केस है 133 के ऊपर। अंतिम धारा 134 सिलेबस की, फिर हम आईपीसी को कल से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं पीएचडी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक दिन की छुट्टी और ले सकता हूं क्योंकि अभी मैं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं 2 दिन के लिए, तो मुझे एक दिन की छुट्टी और लेनी पड़ सकती है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो ताकि इशू ना आए, ठीक है। 134 साक्ष्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी भी मामले को साबित करने के लिए, किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए कितने विटनेस होने जरूरी है? डकैती का मामला है तो क्या 5 विटनेस मिनिमम हो? मर्डर हो गया तो क्या 10 विटनेस हो? क्या एक ही विटनेस के आधार पर मर्डर में कन्विक्शन किया जा सकता? उसको धारा 134 बताती है। क्या कहती है? किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की, विटनेस की कोई स्पेशल काउंटिंग या स्पेशल संख्या अपेक्षित नहीं होगी। तो कोई संख्या फिक्स नहीं है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने विटनेस चाहिए। कोई मामला साबित करने के लिए 50 विटनेस आ गए तो भी हो सकता है वो मामला कोर्ट के सामने साबित ना हो पाए, जज उस एविडेंस से, 50 लोगों के एविडेंस से भी संतुष्ट ना हो सकता है किसी मामले को साबित करने के लिए एक ही विटनेस हो और एक विटनेस के ही एविडेंस को कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो उस पर विश्वास करते हैं कि विटनेस बिल्कुल ठीक बोल रहा है और उसकी टेस्टिमनी के आधार पर, सिंगल विटनेस की टेस्टिमनी के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकता है। तो यहां पर एक कथन आता है, साक्ष्य को तोला जाए। ना कि गिना जाए, ऐसा कोई कथन आता है, देख लेना आपको मिल जाएगा। या हो सकता है मैंने अभी ऑब्जेक्टिव के जो थेफ्ट था उसमें आ गया हो किसी क्वेश्चन में कि ये किस धारा से संबंधित है। यहां कहते हैं कि विटनेस का वजन देखो, 100 साक्षियों का विटनेस था और 100 साक्षियों के विटनेस के बाद भी आप एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध को साबित नहीं कर पाए। तो क्या मतलब ऐसे 100 साक्षियों के विटनेस का? जैसे ब्रजभूषण का मामला और रेफलरों का मामला है,
ब्रजभूषण के ने इतनी महिलाओं के विरुद्ध सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला है, तो अगर 100 महिला रेपलर है जो वो आकर विटनेस देती है फिर भी ब्रजभूषण के विरुद्ध मामला साबित नहीं कर पाती, तो ऐसे 100 विटनेस का कोई वैल्यू नहीं। अब एक महिला है जिसके साथ ब्रजभूषण ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उस अकेली महिला के एविडेंस को भी कोर्ट इतना सफिशिएंट मानता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो अनरिबेटेबल रही, उसके साक्ष्य का खंडन नहीं किया जा सका, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, उस महिला की सिंगल एविडेंस के आधार पर ही, सिंगल विटनेस के आधार पर ही कोर्ट ब्रजभूषण को कन्विक्ट कर सकते हैं। तो यहां कहा जाता है कि साक्ष्य में वजन देखो कि एक विटनेस का एविडेंस में कितना वजन है, उसके वजन के हिसाब से डिसाइड करो। हो सकता है 100 विटनेस के एविडेंस में भी उतना वजन ना हो जितना एक विटनेस के एविडेंस में होता। ठीक है, तो किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। 5 भी लग जाए, 10 भी लग जाए, 15 भी लग जाए, 20 भी लग जाए, 50 भी लग जाए, 100 भी लग जाए, हो सकता है एक विटनेस के आधार पर ही कोर्ट मान जाए और एक विटनेस के आधार पर ही किसी को कन्विक्ट कर दे या दोष मुक्त कर दे। ठीक है, नंबर ऑफ विटनेस, नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस सेल इन एनी केस बी रिक्वायर फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। ये था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की एक क्लास और लूंगा, रैपिड रिवीजन क्लास, और वहां रैपिड रिवीजन क्लास में आपको एक में तो हेडिंग याद कराऊंगा, दूसरे में आपको किस किस धारा को किस एंगल से किस प्रकार पढ़ना है कि प्री निकल जाए, केवल प्री। अभी मैंने मेंस में के हिसाब से डिटेल के हिसाब से पढ़ाया, एक एक धारा पे कंसेप्ट समझाए कि ये धारा क्यों बनी है, क्या काम आती है, इसको कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। अब जब आप टेस्ट दोगे या पेपर्स दोगे या कहीं भी टेस्ट, ऐसा नहीं कि मेरे टेस्ट दो, किसी भी आप इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर दो, कहीं भी आपको कोई पीडीएफ मिल रही है, बड़ी इंस्टीट्यूट के क्या होता है टेस्ट के पीडीएफ मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है ग्रुपों में, क्योंकि वो 8-10 हजार लेके बेचते हैं बच्चे, कई बार उनको इधर उधर बेचते रहते हैं लेके, तो वो इधर उधर होती रहती है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दें तो माइनस मार्किंग पर कमांड बना के रखें। ज्यादा माइनस मार्किंग हुई इसका मतलब आपने सुसाइड किया। केवल 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेंड करने की कैपेसिटी रखें। अटेंड की वहां जहां भी आप कंफर्म हो कि इन दो में से एक उत्तर तो सही है। 4 से 5 एक्स्ट्रा जाते मर्डर है अपना, सुसाइड बोलते हैं उसको, मर्डर नहीं सुसाइड। और पेपर में सिलेबस बहुत छोटा है, बच्चे जितना सिलेबस है। मैं इस सिलेबस को ये मानता हूं कि जो व्यक्ति पुराने हैं, पुराने के मतलब जिन्होंने पढ़े हुए हैं, जो 3-3 साल से लॉ के फील्ड में है, 2-3 साल से, उनके लिए बमुश्किल 15 से 30 दिन का सिलेबस है। 30 दिन का मान लो कीजिए, तो छोटा सिलेबस है। माइनस मार्किंग पे जिसकी जितनी अच्छी पकड़ होगी, जितना खुद को लिमिट रख पाएगा, केवल सही सही क्वेश्चन अटेंड करेगा, वो प्री निकालने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा रखेगा। दूसरी चीज, हिंदी इंग्लिश आरपीएससी कहीं एग्जामों में देती है, तो हिंदी इंग्लिश की डेप्थ पर काम करें, थोड़ी गहराई से उसको पढ़ने का प्रयास करें। अभी आपके कमेंट थे कि हिंदी का जो सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस आपने क्वेश्चन डाल दिए। मैंने वो अपनी गलती देख ली है और मैं उसको स्वीकार करता हूं। मुझे लगा कि संधि समास ये चीजें प्रत्योपसर्ग ये तो होंगी, पर अभी मैंने सिलेबस चेक किया कि ये सारी चीजें वहां नहीं है, केवल गिने चुने 6-7 टॉपिक है, बाकी मेंस में वो टॉपिक है। तो मैं इस पे पहले पे टेस्ट में भी जो क्वेश्चन है उनको भी रिप्लेस करवा दूंगा, और अगले टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो केवल सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा नया सिलेबस है तो मैं खुद भी देख नहीं पाता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जिस अपने टेबल पे उस सिलेबस को लगा लूं, ताकि जब भी आपके लिए आगे काम करूं तो वो सिलेबस मेरी आंखों में रहे। दूसरा चीज, क्या केवल प्री का सिलेबस ही प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या एक्स्ट्रा जाना चाहिए? कुछ धाराएं जो इंटरकनेक्टिव वो पूछी जा सकती है, जैसे 142 के साथ मैंने 138, 132 के साथ 148 की चर्चा की, 133 के साथ 114 बी की चर्चा की। इंटरकनेक्ट धाराएं पूछी जा सकती है। मुझे तो लगता है कि 101 से लेकर 117 तक की हेडिंगें भी देख लो, सॉरी 115 तक की, 114 तक की,
वो क्रिमिनल नेचर की ही चीजें हैं, 113B 113A। तो हेडिंग तो देख ही लो। अब पता नहीं, मुझे जहां सिलेबस दिया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, पर हेडिंग देखने में 10 मिनट जाते, क्या जाता 10 मिनट में कर लूं। तो मैं एक क्लास और लूंगा एविडेंस की, जिसमें आपको हेडिंग कराऊंगा, क्योंकि प्री के पेपर में कम से कम ये मान के चलो कि 15 से 20% हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 70 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको हेडिंग बेस्ड मिलेंगे, डायरेक्ट आपको इंडेक्स से क्वेश्चन आएंगे। बाकी किसी धारा के अंदर से कौन सा पॉइंट पूछेंगे, उनको वन लाइनर में तब्दील करके आपको 1 नवंबर को मैं दे दूंगा। अभी वन लाइनर कुछ बना दिए, उनको प्रिंट के लिए डाल रहा हूँ, 2 सब्जेक्टों के बना दिए, और धीरे धीरे मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे कंप्लीट होंगे उनको प्रिंट पे डाल के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। और वो प्रिंट का मतलब है टाइपिंग पे डाल के, ठीक है। और बाकी हिंदी इंग्लिश का, हिंदी में आपको पढ़ा दूंगा ये टॉपिक को, इंग्लिश को लेकर आप सेल्फ देखें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को वेटेज दे, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा डेप्थ से देखना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश थोड़ा गहराई से पूछा जाएगा, क्योंकि लॉ का सिलेबस कम है और हिंदी इंग्लिश के ही चीजें आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगी। ये सारी चीजें क्लियर होगी। टेस्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक अलग क्लास के साथ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। थैंक यू सो मच।